मैं इस शहर में नया था और मकान ढूंढ ढूंढ कर मैं थक चुका था। बहुत कोशिश की, कहीं कोई जगह नहीं मिली। आखिरकार मेरे एक दोस्त रहीम ने मुझे एक जगह का पता दिया। वह एक बेवा औरत अकेली रहती थी और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे, इसलिए कोई भी उसके घर में रहना पसंद नहीं करता था। मैंने रहीम की बात मान ली और तय कर लिया कि मैं उसी मकान में रहूंगा। जब मैं उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खुला और सामने खड़ी औरत को देखकर मेरी सांस रुक सी गई। वो चेहरा, वही आंखें, गोया बरसों पुरानी याद बेदार कर रही थी। लेकिन कहानी वहां पहुंचने से पहले कुछ देर पहले की बात सुन लो। मैं खामोशी से फैक्ट्री के गेट के पास बैठा था। यही मेरी नई नौकरी थी और तनख्वाह भी ठीक थी, मगर रहने के लिए जगह न होने की वजह से परेशान था। मेरे साथ कोई रिश्तेदार भी नहीं था, इसलिए लोग मुझे मकान किराए पर देने से कतराते थे। मैं काफ़ी देर सोचता रहा, फिर भूख ने मजबूर किया कि होटल में जाके कुछ खा लूँ। होटल में एक जाना पहचाना चेहरा मिला। वो रहीम भाई थे जो लाहौर से आ गए थे। हमने हाल अहवाल पूछा। उन्होंने कहा वो 4 महीने से यही हैं, दुकान पर ही सोते हैं। वो बोले मैं तेरा बंदोबस्त कर दूंगा, मगर आज रात तो कहीं बैठना पड़ेगा। मैंने शुक्र अदा किया और होटल के बाहर बेंच पर बैठ गया। अगले दिन फैक्ट्री में पहला दिन था तो अच्छा खासा गुजरा, मगर रात का ख्याल दिल डरा रहा था। जेब में थोड़े पैसे और मोबाइल था, इसे फुटपाथ पर सोना खतरनाक लगता था। मैं झुग्गियों के इलाके की तरफ चला गया, मगर वहाँ भी सिक्योर नहीं लगा। सुबह सूरज की पहली किरण से आंख खुली। मैं होटल गया, चाय पी और फैक्ट्री पहुँच गया। चौकीदार सलीम ने खुशामदीद कहा और 9 बजे फैक्ट्री खुली तो मुझे सामान रखने के लिए नौकर दिए गए। मशीन के पास आकर ठेकेदार अमेर ने कहा तुम मशीन ऑपरेटर बनोगे, और मैंने काम शुरू किया। थोड़ी देर बाद मोबाइल बजा तो ना मालूम था। एक नरम तारुफ वाली आवाज़ सुनी गई। शाम को उमेर बाई का फ़ोन आया और उन्होंने कहा मैंने तेरे लिए जगह ढूंढी है, मगर एक मसला है। मैंने फ़ौरन कहा मसला कैसा भी हो मैं कबूल कर लूँगा, बस छत चाहिए। उमेर ने कहा यह घर एक बेवा मेहर का है और लोग उसके बारे में अजीब अजीब कहानियाँ सुनते हैं, मगर वो मजबूर है। मैंने कहा ठीक है, मुझे बस जगह चाहिए। अगले दिन दोपहर में मैं मेहर के घर पहुंचा। दिल में खौफ और उम्मीद थी। दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई मैं आ रही हूँ। दरवाज़ा खुला और मैं जैसे पत्थर का हो गया, क्योंकि मेहर सामने खड़ी थी। सफ़ेद दुपट्टा सर पर, चेहरे पर सुकून, मगर आंखों में तूफान था। मेरे लबों से बेख्तियार निकला आप जिंदा हैं। दरवाज़ा खुलते ही वक्त जैसे रुक सा गया। मैं सांस लेना भूल गया। मेहर वही थी जिसे मैं मरे हुए समझकर जीता आ रहा था, मगर वो जिंदा खड़ी थी। वो एक लम्हे को हिचकिचाकर फ़ौरन दरवाज़ा बंद करने लगी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और बोला मेहर बस एक बात सुन लो। वो रुकी मगर उठी नहीं। मैंने पूछा ये सब क्या था? तुम्हारी मौत की खबर, तुम्हारा जनाजा, वो सब क्या था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली तुम नहीं समझोगे, मगर अब सब कुछ बताना ज़रूरी है। वो कहने लगी जिस रात तुम शहर छोड़ कर गए थे उसी रात एक हादसा हुआ। मेरे शोहर ने मुझ पर हमला किया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का दिया। वो गिरते ही दम तोड़ गया। मैं बहुत डर गई थी। मेरे अपने भी मुझसे पीछे हट गए। मोहल्ले वालों ने कहा मैं कातिला हूँ, और मेरी अपनी माँ ने भी डर के मुझे घर से निकाल दिया। फिर मेरा मामू मुझे बचाने के लिए मुदाखलत में आया और झूठ कहा। उन्होंने किसी अजनबी की लाश को मेरी लाश कहकर दफना दिया और मुझे रातों रात लाहौर से कराची भेज दिया। मैं ये सुनकर साकत रह गया। तो मतलब तुम जिंदा थी और मैं बरसों तुम्हें मरे हुए समझकर जी रहा था। मेहर ने कहा मैं मजबूर थी, अगर मैं ठहरती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने तुम्हें खतरे से दूर रखा था। मैंने पूछा तुम अकेली यहाँ कैसे हो, और वो बोली हाँ, मगर अब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। मोहल्ले वाले अब भी मुझसे डरते हैं और मुझे गुनाहगार समझते हैं। मैंने नरमी से कहा लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुमने जो किया वो अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए किया था। वो रोती हुई बोली तुम्हें पता नहीं, यहाँ हर दिन मेरे लिए सज़ा है। मैंने कहा सज़ा तब होती है जब इंसान कसूरवार हो। तुम बेकसूर हो और इस वक्त तुम्हारे साथ जुल्म हुआ था। वो पहली बार मेरी तरफ देखने लगी और आंखों में बरसों का दर्द था, मगर एक लम्हा ऐसा था कि दिल को सुकून मिला। मैंने अर्ज़ किया अगर इजाज़त दो तो मैं यहीं रह लूँगा, तुम्हारे घर के इसी हिस्से में जहाँ किराएदार ठहरते हैं। वो चुपचाप एक पल खामोश रही, फिर बोली ठीक है, मगर याद रखना ये मकान मेरे सुकून का आखिरी किनारा है। कोई शोर, कोई सवाल नहीं। मैंने सर हिला दिया और वो अंदर चली गई। शाम हो चुकी थी और महक के घर के सेहन में हल्की जर्दी रोशनी फैली हुई थी। मैं कोने में अपने बैग के साथ बैठा। दिल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे बरसों का कोई एहसास जख्मों को छू रहा हो। महर चाय लेकर आई और चूल्हे के पास बैठ कर बोली इस शहर में जिंदा रहना आसान नहीं, लोगों की नज़रों में बहुत कुछ होता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा मगर तुम्हारे घर की दीवारों में सुकून है, जैसे दर्द भी यहाँ आकर रुक जाता है। वो चौंक कर मेरी जानिब देखकर नज़र झुका गई और खामोशी से बर्तन साफ करने लगी। मैं खामोश रहा, सिर्फ चाय के कांटे की मीठी आवाज़ सुन रहा था।
उस रात मैं देर तक जागता रहा। बाहर बारिश शुरू हो गई। बूंद की टपक में पुरानी यादें जाग उठी। याद आया जब हम गांव की नदी किनारे बैठकर ख्वाबों की बातें किया करते थे। वो हंसती थी तो दिल जैसे रोशनी से भर जाता था, मगर आज वो रोशनी आंसुओं में छुप गई थी। सुबह फैक्ट्री जाना था। अगले दिन मेहर ने दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर मामूल की थकन थी। मैंने कहा, मैं आज देर से आऊँगा, काम ज़्यादा है। वो बोली, अपनी फिक्र मत करो, ये शहर किसी के लिए आसान नहीं है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शहर बदलने से नहीं बदलते। वो खामोश रही, मगर मैंने उसकी आंखों में एक लम्हे को वही पुराना लम्स देखा, जैसे दिल कह रहा हो कि तुम वापिस आ गए और शायद अब मेरी जिंदगी भी तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। अगले चंद दिन गुजर गए। वो सुबह फैक्ट्री चली जाती और रात को वापस आती। शाम के वक्त सहन में बैठकर बच्चों को पढ़ाती। उसकी आवाज़ में अजीब ठहराव था, जैसे हर लफ्ज़ दुआ बनकर निकलता हो। मैं कमरे से सुनता रहता। कभी कभी चाय देने के बाद वो खामोशी से कप रख देती, नज़र झुका लेती, मगर इस खामोशी में भी एक अजीब मुरव्वत थी, जैसे लफ्ज़ों को बगैर दिल एक दूसरे से बात कर लेती हों। एक रात मैं फैक्ट्री से लौटा तो देखा वो हाथ में किताब लिए आसमान की जानिब देख रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी। मैं आहिस्ता से बोला, मेहर नींद नहीं आई? वो चौंक गई, फिर मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं, बस जिंदगी ही ऐसी हो गई है, जागना ही आदत बन जाता है। मैं उसके पास जा बैठा। आसमान पर चांद और हवा में रोशनी फैल रही थी, जैसे हमारी कहानी में शामिल हो रही हो। मैंने कहा, मेहर, तुम जानती हो मैंने तुम्हारे जाने के बाद कभी किसी को करीब आने नहीं दिया। हमेशा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। वो देर तक खामोश रही, फिर बोली, कभी कभी खत्म होने के बाद इंसान शुरू होता है। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। उसने कहा, तुम नहीं जानते, जब इल्ज़ाम लग जाए तो खुद को बेगुनाह साबित करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है। हर रात खुद से हारना पड़ता है। मैंने नरमी से कहा, मैं तुम पर यकीन रखता हूँ, लोगों की बातों पर नहीं। मेरी मुस्कुराहट मेरी मोहब्बत का सबूत है। पहली बार मैंने अपनी आंखों में देखा उसका चांदनी जैसा चेहरा, जैसे ज़मीन पर उतर आया हो। आवाज़ थम सी गई हो, दिलों की धड़कनें सुनाई देने लगी। उसने नज़र झुकाकर कहा, कल फैक्ट्री के बाद सीधे घर जाया करो। मैं चौंक कर पूछा, क्यों? वो बोली, मोहल्ले वाले सवाल करने लगे हैं, कहते हैं तुम आते जाते हो, बहुत दिखाई देते हो। मैं मुस्कुराया कि लोगों का काम बातें करना है, मैं अपनी इज्जत बचा रही हूँ। ये कहते हुए वो अंदर चली गई और मैं छत पर अकेला रह गया। दिल के अंदर तूफान उठ रहा था। मैं जानता था कि कहानी का रुख बदलने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, क्योंकि जब ज़माना किसी औरत के खिलाफ बोलता है तो सच्चाई हमेशा इम्तिहान बन जाती है। अगली सुबह मामूल के मुताबिक फैक्ट्री चला गया, मगर दिल में बेचैनी सी थी। मेहर की बातें कानों में गूंज रही थी, कहीं भी दिल न लगा। मशीन की आवाज़ें भी शोर लगने लगी थी। फैक्ट्री से निकलकर मैं शहर के बाहर वाले साहिल पर गया। समुंदर की लहरों में अजीब सी अफरा तफरी थी, जैसे अंदर का तूफान बाहर निकल आया हो। सोचा, क्या वाकई मेहर ठीक कह रही थी? क्या मेरा आना जाना उसके लिए मसला बन रहा है? मगर फिर दिल ने कहा, नहीं, अगर तुम पीछे हट गए तो वो फिर तनाव हो जाएगी। मैंने फैसला कर लिया कि अगली सुबह उससे बात ज़रूर करूँगा। अगले दिन जब वापस आया तो दरवाजे पर ताला लगा था। दिल धड़क रहा था। मैंने इधर उधर पूछा तो एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, वो मेहर आज सुबह किसी के साथ चली गई। मैं हैरान रह गया। किसके साथ? कौन? नहीं पता बेटा, बस एक गाड़ी आई थी, उसमें बैठकर चली गई। मैं गुमसुम हो गया। शाम तक उस दरवाजे के सामने बैठा रहा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वो फिर चली गई। रात के अंधेरे में वही दरवाज़ा कब्र जैसा लग रहा था। अगले दिन फैक्ट्री गया, दिमाग काम नहीं कर रहा था। छुट्टी के बाद सीधा भाई के पास गया। उन्होंने मुझे देखा तो बोले, तेरी शक्ल क्यों इतनी उदास है? मैंने उनसे मेहर के बारे में पूछा तो वो चौंक गए। बोले, अरे वही जो बेवा थी, मैंने सुना है उस पर कोई केस दोबारा खुल गया है, पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। मेरे हाथ कांपने लगे। रहीम भाई ने कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी सच्चाई को भी वक्त के सामने झुकना पड़ता है। मैं फरामोश हो गया। 2 दिन तक ना नींद आई ना भूख लगी। तीसरे दिन मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। बहुत मिन्नत समाजत के बाद एक हवलदार मिला। मैंने पूछा, मेहर बीबी कहाँ है? वो तेज़ मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा वो बेवा, वो छोड़ दी गई है, मगर कहाँ गई है ये किसी को पता नहीं। मैं वहाँ से निकला तो दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। शाम को वापस आया तो देखा उसका दरवाज़ा आहिस्ता से खुला हुआ है। मैं चौंका। अंदर गया तो पूरा घर वीरान था। सिर्फ मेज़ पर एक कागज़ रखा था। मैंने कांपते हाथों से उठाया। उस पर लिखा था, मैंने तुम्हें फिर तकलीफ दी, माफ़ करना। अब शायद किस्मत हमें दोबारा ना मिलाए। ज़िंदगी ने मेरे लिए सुकून का रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हारे आने से कुछ लम्हों का सुकून मिला, मगर अब लोग मुझे जीने नहीं देंगे। इस बार मैं वाकई जा रही हूँ, हमेशा के लिए। दुआ है कि तुम खुश रहो। मेहर मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं ज़मीन पर बैठ गया। ख़त के सामने नज़र नहीं आया। बाहर आसमान पर बिजली चमक रही थी। हवा तेज़ थी, मगर मेरे अंदर की दुनिया मर चुकी थी। मैंने ऐसे से कहा, मेहर, अगर मोहब्बत ना कर पाए तो शायद हम दोनों गुनाहगार ही पैदा हुए थे,
रात भर मैं महक के दरवाजे के सामने बैठा रहा, यह उम्मीद कि शायद वो वापस आए, शायद वो सिर्फ डरी हुई हो, शायद वो शहर छोड़ने से पहले एक बार और मुझे देखने आए। मगर सुबह हुई तो सूरज के साथ हकीकत भी सामने आ गई। महक जा चुकी थी हमेशा के लिए। अगले कई दिन मैं खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, मगर इसके बगैर हर चीज़ पर दिल नहीं लगता। फैक्ट्री का शोर, समुंदर की लहरें, शहर की रोशनी सब खामोश लगने लगी। एक दिन मैं उसी साहिल पर जा बैठा जहाँ हम कभी ख्वाबों की बातें किया करते थे। हवा में वही नमी थी, वही बूंदें चेहरे पर गिर रही थी, मगर दिल अब खाली था। मैंने जेब से वो खत निकाला जो महर ने छोड़ा था। लफ्ज़ों में नमी के निशान अभी मौजूद थे, जैसे उसकी आंसू आज भी जिंदा हो। मैंने ऐसे से खत पढ़ा और आसमान की जानिब देखा। उसी लम्हे छोटी सी बच्ची मेरे पास ही बोली, अंकल आप यहाँ रोज़ बैठते हैं क्या? किसी का इंतज़ार करते हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, एक दुआ का जो अभी तक वो कबूल नहीं हुई। बच्ची चली गई, मगर उसके सवाल ने मेरे दिल में वो खामोशी पैदा की जो आज तक ख़त्म नहीं हुई। सालों बाद मैं फैक्ट्री छोड़ दी, अब एक छोटी सी लाइब्रेरी चलाता हूँ। दीवार पर महर की एक पुरानी तस्वीर है, वही खामोश आँखें। हर शाम में एक दिया जलाता हूँ और सामने बैठकर उसे बातें करता हूँ। लोग कहते हैं पागल हो गया है, मगर उन्हें क्या खबर, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी सांस लेते हैं। कभी कभी लगता है जैसे वो मेरे पास ही है। हवा का एक झोंका आता है तो लगता है वही दुपट्टा छोड़कर रातों को ख्वाब में आती है। जैसे वो मेरे पास ही हवा का एक झोंका आता है तो लगता है कि जैसे वो कहती है कि तुमने मेरा यकीन न तोड़ा हो, अल्लाह ताला तुम्हें सुकून दे। और मैं मुस्कुरा कर ये कहता हूँ, महर सुकून तुम ले गई। हर साल उसके वालिदैन की बरसी में उसी साहिल पर जाता हूँ, दुआ करता हूँ कि रब अगर मुमकिन हो तो उस रूह को बता देना कि मैं आज भी उसी जगह बैठा हूँ जहाँ वो मुझे छोड़ गई थी। आसमान पर चांद चमकता है, हवा में नमकीन खुशबू फैल जाती है और दिल कहता है कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक मोहब्बत की खामोश दुआ है जो अब भी आसमान की तरफ जा रही है। शायद कहीं पर महर सुन रही हो। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद सबक-आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।